नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज पुनः आपका स्वागत करता हूं। सीडीपी बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ दो वीडियो में पूर्व में भी ला चुका हूं और आज फिर से उसी क्रम में 30 प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण है। ऑप्शन ए मूल्यांकन शिक्षण, ऑप्शन बी प्रभावशाली शिक्षण, ऑप्शन सी अवश्रेणीयन शिक्षण, ऑप्शन डी वास्तविक शिक्षण। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी अवश्रेणीयन शिक्षण। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा रचनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो किस प्रश्न के द्वारा हम रचनात्मक चिंतन को अच्छे ढंग से हम ये अनुमानित करेंगे कि ये इसमें रचनात्मक चिंतन हुआ है? तो ऑप्शन ए है इसे कौन बता सकता है। ऑप्शन बी इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर बताएं। कि बच्चे से हम 4 प्रकार के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किस क्वेश्चन में रचनात्मक चिंतन को पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो इस 4 को जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। यदि हम एक बच्चे को एक प्रॉब्लम दे देते हैं या एक क्वेश्चन हमने दे दिया और हमने उन बच्चों से बोला कि आप इसे भिन्न भिन्न तरीकों से हल करें, तो उसमें रचनात्मकता नज़र आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का निम्न में से किससे था? कोहलर का ऑप्शन ए कुत्तों से, ऑप्शन बी मुर्गियों से, ऑप्शन सी बंदरों से, ऑप्शन डी वनमानुष से। आप सब जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि जो संबंध स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है वनमानुष। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? समस्या समाधान में कौन सा बाधक नहीं है? सूझ, ऑप्शन बी नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी भगनासा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूझ। सूझबूझ जो है वो समस्या समाधान करने में बाधक सिद्ध नहीं होती बल्कि सहायता प्रदान करती है सूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। विशेष क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? मूल्य कहेंगे, रुचि कहेंगे, अभिक्षमता कहेंगे या अभिप्रेरणा कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होता है अभिक्षमता। क्षेत्र विशेष में बालक की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसे अभिक्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण हैं। जो हम शिक्षण करते हैं तो उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है वो किस चीज़ का उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, समापन कौशल का, पुनर्बलन कौशल का या प्रस्तावना कौशल का?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भावात्मक और ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ऑप्शन बी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ऑप्शन डी शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच संबंध। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 18 वर्ष तक के लिए। जो 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं दिव्यांग, उन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को वो सुरक्षित ये अधिनियम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए समता एवं समान अवसर, ऑप्शन बी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन सी विश्व बंधुता, ऑप्शन डी सामाजिक संतुलन। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए समानता एवं समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सही तरीके से सूचित। ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, गलत है। ऑप्शन बी अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है कि विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना। ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषयों को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी श्यामपट्ट का अधिक से अधिक उपयोग करना। ऑप्शन डी साहित्यिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषयों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है।
आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बच्चे की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है यदि हम उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, प्रश्न संख्या 14 अगर आप शिक्षक हैं तो इनमें से सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य आपके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए, शिक्षक एवं सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को होमवर्क देना। ऑप्शन सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी, बच्चों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें सबसे जो चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वो जो सीखने का, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाए रखना, ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य एक टीचर के लिए हो जाता है कि वो किस प्रकार से रचनात्मक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया को मज़ेदार बना करके रहे, रुचिकर बना करके रखे, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएशन पैदा होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1912 में बुद्धि लब्धि के संप्रत्य को पहली बार प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए, वुडवर्थ। ऑप्शन बी है बिने। ऑप्शन सी, विलियम स्टर्न। और डी, जीन पियाजे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विलियम स्टर्न ने किया था 1912 में बुद्धि लब्धि के संप्रत्य को पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका ठीक है? जो किशोर अपराध है उसको रोकने के लिए या वो निम्न में से कौन सा उपाय वो ठीक है? ऑप्शन ए, संगी साथियों के साथ रखा जाए किशोरों को। ऑप्शन बी, व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान की जाए। ऑप्शन सी, बाल कारागार में जो सुधार गृह होते हैं उनमें भेजा जाए, या उपरोक्त तो सभी में, ऑप्शन डी। तो इसका क्या आंसर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है? अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता किन बच्चों में होती है? ऑप्शन ए, पिछड़े हुए। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली। ऑप्शन सी, मानसिक रूप से पिछड़े। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर ठीक हो जाएगा? इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और के बीच की संगति है। उद्दीपन और किसके बीच की संगति है ये देखेंगे। ऑप्शन ए, पूर्व अनुभव। ऑप्शन बी, पशु। ऑप्शन सी, अनुक्रिया। और ऑप्शन डी, व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुक्रिया। जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए, आगमन। ऑप्शन बी, निगमन। ऑप्शन सी, समस्या समाधान। ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तर। तो कौन सा इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या समाधान। समस्या समाधान शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन 20, निम्न में कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कम्युनिकेशन का। ऑप्शन ए, माध्यम। ऑप्शन बी, पुनर्बलन। ऑप्शन सी, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी, अंतःक्रिया। तो संप्रेषण प्रक्रिया का जो तत्व नहीं होता वो कौन सा नहीं है? वो पुनर्बलन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए क्या प्रावधान है? 4 ऑप्शन है।
बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए, गलत हो जाएगा। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो आंशिक रूप से देख सकता है उस शिक्षा का उसको अधिकार है। सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये ऑप्शन सर्वाधिक उचित लगता प्रतीत होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन ए, अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। ऑप्शन बी, अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों हैं। ऑप्शन सी, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सा का संवेग इनमें से कौन होगा? ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी क्रोध। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी क्रोध। ऑप्शन डी क्रोध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को रूपांतरित, फिर व्यवस्थित और फिर पुनः व्यवस्थित करके ज्ञान का सृजन करते हैं। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी ब्रूनर। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? किसने कहा? पियाजे महोदय ने ये कथन कहा कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को रूपांतरित और फिर व्यवस्थित और फिर पुनर्व्यवस्थित करके ज्ञान का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है अवलोकन, ऑप्शन बी निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये तो कथन सत्य है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और अगला ऑप्शन डी इसमें देख लेते हैं, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ही सही हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, क्या बताता है? कि लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर ज्ञानी अवतरण है, ऑप्शन सी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ऑप्शन डी लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी लैंगिकता एक अवतरण, सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, जब शिक्षक एवं विद्यार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है, सतत रूप से चलती है, सामान्य रूप से चलती है, विभाजित रूप से चलती है, या घटनात्मक रूप से चलती है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है।
तो जब शिक्षक और विद्यार्थी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करेंगे तो उस स्थिति में जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो सतत रूप से चलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 4-5 साल के बालक में अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड महोदय ने क्या नाम दिया? पराहा, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, ऑडिपस कम्प्लेक्स या नार्सिसिज्म। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए इसे देखते हैं। कक्षा 1 के बच्चे का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। जब आप कक्षा 1 के बच्चे का होमवर्क चेक कर रहे हैं तो आपने देखा कि उनके कुछ बच्चों के अक्षरों में बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उन्हें आप स्वयं सुधार करने के लिए समय देंगे कि वो उसमें सुधार करें, प्रैक्टिस करें। ऑप्शन सी, उन्हें उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें डांटेंगे। ऑप्शन डी, उन्हें लिखकर लाने को कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बड़ा प्रैक्टिकली आंसर है, आप उन्हें सुधार करने के लिए समय देंगे। आप उन्हें सुधार करने के लिए समय देंगे। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? ऑप्शन बी, उन्हें स्वयं सुधार करने के लिए समय देंगे। तो मित्रों, आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया, आज इसका यहीं समापन करते हैं और कल पुनः 30 क्वेश्चन के साथ, महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के संग्रह के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। और कल तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।